आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 अगस्त 2026 की रात और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। ये रही सुर्खियां। ईरान ने बढ़ाई अपनी जंगी ताकत, नए ड्रोन भी उतारे, हर सेकंड बन रहे नए हथियार। हुथियों ने फिर सऊदी को दिया बड़ा झटका, एक और जहाज पर कर दी मिसाइलों की बारिश। यमन में जोरदार धमाका, दर्जनों हुथी लड़ाकों के मारे जाने की खबर। आखिर किसका निशाना बना हथियारों का अड्डा? हुथीस के हमलों के बीच शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जा रहे सऊदी अरब। क्या लॉन्च होने वाला है कोई बड़ा अटैक प्लान? आखिर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप एक साथ क्यों जा रही रियाद? जनूबी लेबनान में इस्राएली फौज को एक बार फिर से बड़ा नुकसान, धमाके में कई फौजियों की गई जान। और भारत से इस्राएल तक पहुंचे हजारों हथियारों का हुआ खुलासा। नई रिपोर्ट ने मचा दी इंटरनेशनल हलचल। पीएम मोदी से पूछे जा रहे सवाल, आखिर इस्राएल को क्यों दिए जा रहे हथियार? शुरुआत करते हैं शो की। एक तरफ खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए डील हो सकती है आज ही, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि उसने अपनी मिलिट्री ताकत पहले से भी ज़्यादा बढ़ा ली है। यानी अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो वो पूरी तरह तैयार है, और ईरान को करना भी चाहिए, हर बार उससे धोखा मिला है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने कहा है कि सीज़ फायर के हर लम्हे का इस्तेमाल उसने अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए किया है। ईरानी फौज का कहना है कि इस दौरान जो ये सीज़ फायर चलता रहा तो उस दौरान नए हथियार शामिल किए गए, फौज में नुकसान पहुंचे हुए सिस्टम्स को दोबारा तैयार किया गया, मरम्मत भी की गई, और नई जनरेशन के ड्रोन्स भी जंग में इस्तेमाल किए जा चुके हैं पहली मर्तबा, जिनकी तफसील जल्द सामने लाई जाएगी। यानी ईरान ने कुछ नए ड्रोन्स भी ईजाद कर लिए हैं। ईरान का ये भी कहना है कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत नाकाम हुई तो वो एक लंबी और बड़ी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर डील की कोशिशें चल रही हैं और दूसरी तरफ ईरान अपनी जंगी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। ये एक तरीके का पैगाम है अमेरिका को कि अगर जंग लड़ना चाहते तो लड़ लो, हम तैयार हैं, हथियार तो नहीं डालेंगे और तुम्हारी शर्तों पर डील भी नहीं करेंगे। बात अब यमन के हुथीस की, वो हुथीस जो सऊदी अरब पर हमलावर हैं। हुथियों ने आज सऊदी अरब के एक और ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला कर दिया है और साथ ही साफ कह दिया है कि अब ये हमले और भी ज़्यादा तेज़ होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हुथियों के जो ग्रुप है उसका नाम है अंसरुल्लाह मूवमेंट। उसने दावा किया है कि रेड सी के शुमाली हिस्से में मौजूद सऊदी अरब के तेल ढोने वाले जहाज़, जिसका नाम वफ़ा बताया जा रहा है, उसके साथ बेवफाई करते हुए उसको कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। हुथियों का दावा है कि मिसाइलें सीधे टारगेट पर लगी, यानी जहाज़ को आग का गोला बना दिया गया। हुथीस की फोर्स के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने 5 अगस्त को ये वीडियो बयान जारी किया और इसके ज़रिए कहा कि 22 जुलाई को सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी का ऐलान करने के बाद से आज ये 8वां जहाज़ है जिसे हमने ठोका है, निशाना बनाया है, टारगेट किया है। अंसरुल्लाह के मुताबिक अब तक 29 सऊदी जहाज़ों को रेड सी और अरेबियन सी के रास्ते आगे बढ़ने से रोका जा चुका है। याहिया सारी ने कहा कि जब तक सऊदी अरब यमन पर साल 2015 से लगी नाकेबंदी ख़त्म नहीं करता, तब तक सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमले और समुद्री नाकेबंदी जारी रहेगी। दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हुथियों की ये नाकेबंदी ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रैटेजी के साथ मिलकर काम कर रही है। उनका कहना है कि अगर हॉर्मुज़ और बाब अल मंदब दोनों रास्ते दबाव में आ गए तो दुनिया भर में ऑयल सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हॉर्मुज़ से तो ऑलरेडी लग ही रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जुलाई के बाद से कच्चा तेल ले जाने वाले जहाज़ों की तादाद में लगभग 69% की गिरावट दर्ज की गई है, जो इस समुद्री टकराव की संगीनियत को दिखाती है। और जब दुनिया का 69% तेल का कारोबार जूझ रहा होता है तो फिर इस परेशानी से निजात पाने के रास्ते भी निकाले जाते हैं, या बातचीत या फिर ऐसे ख़तरे को ख़त्म करो और उसको या कमज़ोर करो। उसको लेकर आगे एक ख़बर है जिसमें पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं। फ़िलहाल रुकिए, हुथीस के नुकसान की खबर भी सुन लीजिए। और पता नहीं ये नुकसान जो हुआ उसके बाद हमला हुआ है या हमले के बाद हुथीस का नुकसान हुआ है। टाइमिंग लगभग आसपास की है और एक हमला सुबह भी हुआ था। 230 हुथी लड़ाकों के मारे जाने की एक बड़ी खबर अभी ब्रेक हुई है।
ये तादाद ब्रेक हुई है। खबर है कि उनकी मिसाइलों और ड्रोन्स के गोदाम में धमाका हुआ है। यमन में हूथियों का एक बड़ा हथियारों का ठिकाना जोरदार धमाके से दहल गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में हूथियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि जो हूथीस के कब्जे वाला जो यमन का हिस्सा है, उसकी जो कैपिटल है सना शहर के मगरिब में अलहमा अल खरीजिया इलाका है। यहाँ एक पहाड़ी की गुफा के अंदर जोरदार धमाका हुआ। यहाँ पर हूथी लड़ाके अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स को तैयार कर रहे थे, यानी उस गुफा में मिसाइल और ड्रोन्स का जखीरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में करीब 30 हूथी लड़ाके 30 हूथीज मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। फिलहाल धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है और ना हूथियों की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान अभी सामने आया है। बढ़ते आगे, यमन की कैपिटल सना एक बार फिर जोरदार धमाके से दहल गई है और धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध की सुबह या शहर में सना पर एक एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि उसकी आवाज़ अमरान सूबे तक सुनाई दी। मकामी रिपोर्ट्स का कहना है कि हमले के वक्त लड़ाकू जहाज़ लगातार सना के आसमान में उड़ रहे थे, गूंज रहे थे। फिलहाल हमला किस जगह पर किया गया, कितने लोग मारे गए या कितना नुकसान हुआ, इस बारे में अभी कोई तफसील सामने नहीं आई है। ईरान की मीडिया ने इसे खबर बनाया है। तो फिलहाल यमन के हूथीस पर भी हमले जारी हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें कुछ शक और शुबे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल 6 अगस्त को सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और उनकी ये विज़िट ऐसे वक्त में हो रही है जब हूथियों ने आज ही सऊदी अरब के एक तेल ढोने वाले जहाज़ पर बड़ा हमला किया है। ये विज़िट बहुत अजीब सी महसूस हो रही है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लीडर्स रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जहां रीजनल डी एस्केलेशन, सिक्योरिटी और पाकिस्तान सऊदी अरब के रिश्तों पर बात होने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, मामला इतना आसान भी नहीं लगता। इस पूरी विजिट की सबसे अहम बात यही है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का सबसे बड़ा चेहरा यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मिलिट्री लीडरशिप का सबसे बड़ा चेहरा यानी जनरल आसिम मुनीर दोनों एक साथ एक ही वक्त में सऊदी अरब जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रियाद में सिर्फ एक आम डिप्लोमेटिक बातचीत होगी या फिर सऊदी अरब की सिक्योरिटी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही डिफेंस पैक्ट मौजूद है और इस वक्त हूथियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या उस पैक्ट के पहले एक्शन का वक्त आ गया है? याद रखिएगा, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के बहुत से फौजी सऊदी अरब में तैनात हैं और पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट्स भी जो उनके पायलट्स के हाथों में रमे हुए हैं वो भी वहीं तैनात हैं। फिलहाल ऑफिशियली यही कहा जा रहा है कि ये बातचीत अमन, सिक्योरिटी और दोनों मुल्कों के रिश्तों पर होगी, लेकिन इस मुलाकात से आगे क्या निकल कर आता है उसी पर हमारी नज़र रहेगी। असल में जो नहीं लिखा जाता कभी कभी वही खबर होता है। बात लेबनान की, जिसके जनूबी हिस्से में हिजबुल्लाह के गढ़ में इस्राएली फ़ौज पर एक और बड़ा हमला हुआ है या इस्राएली फ़ौज का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इस्राएली फ़ौजी मारे गए हैं, कई ज़ख्मी हुए हैं। 5 अगस्त को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी लेबनान के माजल जोन इलाके में एक बड़े धमाके में एक धमाकों से भरी इमारत के अंदर ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। इसमें एक्सप्लोसिव थे इस इमारत में। यहाँ इस्राएली फ़ौजी कई दिनों से ऑपरेशन चला रहे थे इस इलाके में। इस्राएली मीडिया और लेबनानी मीडिया का दावा है कि इस धमाके में कम से कम 2 इस्राएली फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि 7 दूसरे ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हिजबुल्लाह पर इन फ़ौजियों को मारने का इल्ज़ाम लगाए, जाहिर सी बात है टेंशन फिर से बढ़ गई है। लेबनान पर हमले भी शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तीसरे इस्राएली फ़ौजी की जान बचाने के लिए इमरजेंसी सर्जरी की जा रही है और उसकी हालत को लेकर भी फिक्र जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, एक रिपोर्ट है। गजा की जंग शुरू होने के बाद से भारत और इसराइल के डिफेंस रिश्तों को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने इसराइल को हज़ारों हथियारों की खेप भेजी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 के बीच भारत से इसराइल को हथियार, गोला बारूद, उनके पुर्जे और दूसरे मिलिट्री सामान की करीब 2600 खेप भेजी गई। शिपमेंट 2600। रिपोर्ट में कहा गया है कि सप्लाई के पीछे इसराइल की बड़ी डिफेंस कंपनियां एल्बिट सिस्टम्स, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल भी अहम किरदार निभा रही हैं,
जिन्होंने भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत अपने प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा भारत में तैयार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सख्त कायदे लागू किए हैं, जिनके तहत कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स में कम से कम 50% सामान भारत में ही तैयार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आज भी इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच इसराइल के कुल डिफेंस एक्सपोर्ट का करीब 29% हिस्सा भारत को बेचा गया, जबकि जर्मनी दूसरे नंबर पर रहा, जिसने इसी दौरान करीब 21% इसराइली हथियार खरीदे। यानी गजा की जंग के बावजूद, बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइली फौज पर वॉर क्राइम्स के इल्जामात के संगीन इल्जामात के बावजूद, क्रिमिनल्स के वारंट निकलने के बावजूद भारत और इसराइल के बीच डिफेंस कॉपरेशन सिर्फ जारी ही नहीं रहा, बल्कि दोनों मुल्कों के मिलिट्री रिश्ते पहले की तरह मजबूत बने हुए हैं। इस बात को बिल्कुल सफाई से कहा जा सकता है कि जब से भारत में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से भारत का रुख फ़लस्तीन से ज़्यादा इसराइल की तरफ मुड़ गया है। वरना पहले की सरकारों में फ़लस्तीन की बात मजबूती से उठाई जाती थी, क्योंकि उन सबको पता था फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी ही उस ज़मीन के असली मालिक हैं जिन पर इसराइल कब्ज़ा करके बैठा है। हम कब्ज़े वाली हुकूमतों को कब से हथियार बेचने लगे। ऐसे मुल्क जिन्हें लोग मुल्क ही नहीं मानते, ऐसे मुल्क जिनके लिए अब्राहम अकॉर्ड्स लाने पड़ते हैं तस्लीम करवाने के लिए। पॉलिसी है हर गवर्नमेंट की। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। जहां हमें जो बोलना होता है सीना ठोक कर बोलते हैं, लेकिन बात न्यूट्रल होगी, ढोलक नहीं बचेगी। थैंक यू वेरी मच। और आज़ाद बोल इंडिया एपी का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो।